तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लाइज इन ए डीएनए सीक्वेंस। जितना भी जेनेटिक मेकअप है शरीर के अंदर, जितने भी टाइप के जीन वगैरह पाए जाते हैं वो सारे डीएनए सीक्वेंस के अंदर ही मिलते हैं, डीएनए सीक्वेंस की फॉर्म में मिलते हैं। डीएनए सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल शुड बी डिफर देन दियर एट लीस्ट एट सम प्लेसेस। तो एक इंडिविजुअल का जो डीएनए चाहिए कि स्पीसीज का क्यों ना हो, तो वो जो डीएनए है वो सीक्वेंस में कुछ जगह पे, चाहे कुछ ही जगह पे हो, चेंज जरूर मिलेगा। These assumptions lead to finding out complete DNA sequence of genome, human genome। तो इन्हीं assumptions की वजह से तो जो पूरे जो जो ह्यूमन का जीनोम है उसका जो डीएनए सीक्वेंस है, उसकी जो डीएनए का जो अरेंजमेंट है उसको पता लगाने के प्रयास है जो किए जा चुके हैं। With establishment of genetic engineering technique, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in year 1990। 1990 के अंदर जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, नई नई जो टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज की जाती हैं जेनेटिक स्टडी के अंदर, तो जैसे ही वो यूज करनी शुरू की तो एक बड़ा ही एम्बिशियस का मतलब है जिज्ञासु पूर्वक, जिसके बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रही, तो ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसका मेन मकसद था ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को पता करना, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को। तो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये, तो 1990 से शुरू किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट। बहुत डिटेल में प्रोजेक्ट कई सालों में कंप्लीट हुआ ये, लगभग 13 सालों में कंप्लीट होगा ये, तो 2003 तक चलता है। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ सिंगल ह्यूमन जीनोम रिक्वायर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन यूएसए डॉलर। तो इतनी महंगी महंगी टेक्निक होती हैं कि यदि एक सिंगल बेस पेयर को, एक सिंगल ह्यूमन जीनोम को, सिंगल पर्सन के जीनोम को स्टडी किया जाए तो 9 अरब यूएसए डॉलर का खर्चा आएगा, क्योंकि एक बेस पेयर के ऊपर लगभग $3 का खर्चा आता है। और यदि उसकी मल्टीप्लाई हम 3 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो 9 बिलियन डॉलर है वो खर्चा आता है। तो बाकी बहुत ही प्रीसियस, जो कि ज़्यादा महंगा जो प्रोजेक्ट है वो भी बोल सकते हैं। डाटा ऑफ ए जीनोम इफ स्टोर्ड इन ए टाइप्ड फॉर्म इन ए बुक्स। और इस मेगा प्रोजेक्ट का हम अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि यदि ह्यूमन जीनोम को यदि हम बुक के अंदर प्रिंट करते हैं तो हमको ऐसी 3300 बुक चाहिएगी जिनके अंदर 1000 पेजेज हैं हर एक बुक के अंदर, और हर एक पेज के ऊपर 1000 लेटर हैं वो लिखे हुए हैं। तो एक पेज के ऊपर 1000 लेटर, और ऐसे कितने पेज होने चाहिए बुक में? 1000, और ऐसी 1000 पेजेज वाली 3300 बुक चाहिएगी जो कि इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट कर सकें। एक सिंगल जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसके अंदर की जो डीएनए सीक्वेंस है उसके लिए चाहिएगा इतना सारा मटेरियल। यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड एनालिसिस। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो कंप्यूटर है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ह्यूमन एफर्ट से नहीं हो सकता, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो डाटा है उसको स्टोर किया जाता है। रिट्राइवल का मतलब जब भी यूज के लिए उसको हम असेस कर सकें उसके लिए, और एनालिसिस, उन आंकड़ों को एनालाइज करने के लिए ज़रूरत होती है। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरा इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर ये एक नया युग लेके आता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है स्पीड से देखने को मिलती है। और जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, IT का यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है। उसके बाद ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसका जो बेसिस है शुरुआत में अलग अलग जो, जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करके अलग अलग जो डिस्कवरीज वगैरह दी हैं, तो उनकी जो कंप्लीट स्टडी के बेस पे ही हम आज जो ह्यूमन जीनोम है, जो क्रोमोसोम है, उसको अलग ढंग से स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग लोगों का जो टाइम टू टाइम जो कंट्रीब्यूशन है वो एक पिक से समझाने की कोशिश की गई है। तो इनके बगैर वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो कि टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे 1990, 2000, 2001, 2003, तो ये 1990 से हुई प्रोसेस है। ये 1990 से लेकर 2003 तक ये मेगा प्रोजेक्ट को शो करता है जिसके अंदर हम कंप्लीट डीएनए को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक नॉर्मल सा
एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद गोल क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है, क्यों इस चीज़ के ऊपर इतना पैसा इतना टाइम लगाया जाता है। तो इसका मकसद क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली, जैसे बताया था कि 20,000 से 25,000 जो जीन है हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। 20 से लेकर 25,000 जीन अलग अलग पाए जाते हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर। तो और क्या मकसद है, उन जीन का पता करना, और दूसरा डेटरमाइन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस केमिकल बेस पेयर, जो बेस पेयर इनके रूप में प्रेजेंट है, जो एक अरेंजमेंट है, पार्टिकुलर अरेंजमेंट जैसे एटीजीसी इस तरीके से, तो उस अरेंजमेंट को पता करना, सारे के सारे जो 3 बिलियन बेस पेयर है उनके अरेंजमेंट को पता करना। टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, तो इस इन्फॉर्मेशन को जो कंप्यूटर डाटा होते हैं उनके अंदर स्टोर करना। इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, और जो डाटा हमको प्राप्त होते हैं उनको जो हम निरीक्षण करते हैं, तो उसके लिए जो टूल हम यूज करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना, अपडेशन उनके अंदर लेके आना। ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, तो जो भी हमको डाटा यहाँ से इकट्ठा हुए हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं उन टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर हैं अलग अलग, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनके अंदर इस चीज़ का यूज करने के लिए उनको सौंपना। एड्रेस इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज ELSI दैट मे राइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो कुछ जो इशू यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अलग अलग एथिकल इशू, सही गलत वाला जो इशू होता है समाज में धार्मिक रूप से तो देखा जाता है क्या सही है क्या गलत है। लीगल जो कानूनी तौर पे, सोशल सामाजिक जो मामले देखने को मिलते हैं उनको एड्रेस करना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना भी इस प्रोजेक्ट के अंदर देखा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर प्रोजेक्ट है, कोऑर्डिनेटेड 13 साल लगे थे इस प्रोजेक्ट में। तो किसके द्वारा किया गया था, ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो संस्थाओं ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। ड्यूरिंग अर्ली ईयर, शुरुआती सालों में वेलकम ट्रस्ट है कि UK की, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उनकी जो वेलकम ट्रस्ट है, तो बिकम ए मेजर पार्टनर, उस टाइम मेजर पार्टनर थी। एडिशनल कंट्रीब्यूशन है वो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कुछ अदर दूसरे देशों से भी देखने को मिला था। प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1990 व्हाइल कंप्लीटेड इन 2003, तो जो ये प्रोजेक्ट है 1990 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2003 में जाके कंप्लीट हुआ था। बैक्टीरिया, यीस्ट, क्वेनोरो हैबिटिस एलिगन, सी एलिगन भी इसको बोलते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट, राइस एरबिडोप्सिस एक्सेट्रा हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड, तो ह्यूमन जीनोम से स्टार्ट करके अलग अलग जो जीव हैं वो बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह ये सारे जीव हैं अलग अलग, तो इनके भी सीक्वेंस को स्टडी किया जा चुका है। नॉलेज कैन लीड टू, इसकी नॉलेज है रिवोल्यूशनरी में न्यू वेज टू डायग्नोज, ट्रीट एंड सम डे प्रिवेंट थाउजेंड ऑफ डिसऑर्डर, तो ये जो नॉलेज है अलग अलग सीक्वेंसेज की, तो इससे जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं काफ़ी सारे जीन बेस पे जो डिसऑर्डर हैं हज़ारों टाइप के, उनको ठीक किया जा सकता है, उनको डायग्नोज का मतलब पता लगाया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और बचा भी जा सकता है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, और जो नॉलेज है वो ह्यूमन के अंदर जो भी अलग अलग ढंग से जो प्रोसेस काम करती हैं उनको समझने में मदद मिल सकती है। लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, DNA सीक्वेंस, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे ऊपर एग्जांपल हमने जितने भी देखे हैं वो नॉन ह्यूमन बोल सकते हैं, उनकी DNA सीक्वेंस को भी पता कर सकते हैं। कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर दियर नेचुरल कैपेबिलिटी, और जिसके बेस पे उनकी जो नेचुरल कैपेसिटी है अलग अलग जीवों की, उनको भी हम समझ सकते हैं कि वो कितना क्या कुछ प्रोसेसेस है वो कर सकते हैं। कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, तो जो अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं जैसे हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, एनर्जी प्रोडक्शन है, जो बायोफ्यूल वगैरह प्रोडक्शन है, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन का मतलब है वातावरण के अंदर जो भी अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं उनको निपटारा करने के लिए, उनको ठीक मतलब जो रेमिडिएशन वैसे उपचार होता है, तो जो भी कुछ गलत एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको ठीक करने के लिए भी हम इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैथडोलॉजी कैसे किया जाता है ये प्रोजेक्ट, तो इन्वॉल्व इन 2 मेजर अप्रोचेज, 2 मेजर अप्रोच रहती हैं यहाँ पे। एक्सप्रेस्ड टैग सीक्वेंस टैग्स, ESTS, आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स
आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो पहला तो प्रोसेस है कि इसके अंदर जितने भी एक्सप्रेस्ड जीन जो हमने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ी है, जो जीन उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको पता लगाना, और दूसरा क्या है, पूरा सेट है वो पता लगाना। ऑल कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन्स इन सीक्वेंसिंग विद फंक्शंस, सीक्वेंस एनोटेशन जिसको बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सारी कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो, उनको स्टडी किया जाता है और उसके साथ में उनको अलग अलग उनके रीजन हैं उनके फंक्शंस के साथ में नोट किए जाते हैं, जिसको सीक्वेंस एनोटेशन बोला जाता है। फॉर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग के लिए टोटल DNA है जो सेल से वो निकाला जाता है बाहर, उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है और उसके बाद क्लोन्ड कॉपी तैयार की जाती हैं किस चीज़ को यूज करके, एक सुटेबल होस्ट को यूज करके। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह यूज किया जा सकता है इसमें होस्ट के रूप में। और वेक्टर लिए जाते हैं, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है जो कि एक जगह से DNA को दूसरी जगह पे DNA लेके जाने में मदद करता है। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो होस्ट यूज किए जाते हैं, कॉमनली यूजिंग होस्ट जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं वो यूज किए जाते हैं। और जो वेक्टर्स हैं वो BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वो वेक्टर का काम करते हैं। यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। तो ये वेक्टर का काम करते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारा जो DNA फ्रेगमेंट्स है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एप्लीकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। तो क्लोनिंग से क्या होता है, जो प्रत्येक DNA का फ्रेगमेंट है उसकी काफ़ी कॉपी हम तैयार कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंसिंग यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस। तो फ्रेगमेंट्स को उसके बाद सीक्वेंस किया जाता है और उनको लयबद्ध तरीके से उनके जो अरेंजमेंट पार्टिकुलर अरेंजमेंट में जैसे प्रेजेंट है उसमें उनको रखा जाता है। और किसके ऊपर काम करता है, ये फ्रेडरिक सेंगर मेथड है जो कि DNA की जीन प्रोटीन सीक्वेंसिंग और नाइट्रोजीनियस बेस पेयर सीक्वेंसिंग के ऊपर काम करता है। हु आल्सो डिस्कवर्ड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, वही बात है जिसने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पता लगाने के लिए मेथड है वो खोजी है। तो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड यहाँ पे यूज की जाती है फ्रेगमेंट्स के अंदर जो DNA सीक्वेंसिंग है उसको जो नाइट्रोजीनियस बेस की सीक्वेंसिंग है उसको पता लगाने के लिए। सीक्वेंस वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स बाय स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। तो सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है, फिर जिस लेवल में प्रेजेंट है उस बेस पे पता लगा कि भाई कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस है उसको अरेंजमेंट किया जाएगा। ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन, कुछ ऐसे ओवरलैपिंग रीजन होते हैं जो एक दूसरे को कवर करते हैं और कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर, उनकी मदद से इनको अरेंज किया जाता है। असाइनिंग जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन जीनोम डन बाय पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट एंड सम रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस, जिसको माइक्रोसैटेलाइट बोलते हैं। तो उसके बाद क्या किया जाता है, जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार किए जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, उसका एक मैप तैयार किया जाता है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग जो फॉर्म पाई जाती हैं किसकी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो कि कट करने का काम करते हैं पार्टिकुलर जगह से फ्रेगमेंट्स को, DNA फ्रेगमेंट्स को तोड़ने के लिए एंजाइम यूज किए जाते हैं। ये उनके अलग अलग जो फॉर्म है उनको देखा जाता है। उनकी रिकॉग्निशन साइट वो एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे जाके वो काम करते हैं। और कुछ इसके अंदर रिपीटेटिव जो बार बार रिपीट होने वाले DNA सेगमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस होती हैं, उनको माइक्रोसैटेलाइट भी बोलते हैं। तो उनको पता लगाने के लिए भी उनको भी इनके अंदर यूज किया जाता है प्रोसेस के अंदर। उसके बाद क्रोमोसोम ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006 इन ऑफ द लास्ट 24 ह्यूमन क्रोमोसोम। तो जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम 1 की वो 2006 के अंदर, मई 2006 के अंदर कंप्लीट हुई है, जो कि ऐसे सबसे लास्ट में खोजा गया था ये। ठीक है, इसलिए वैसे ये नहीं कि एक क्रोमोसोम की ही ज़्यादा लंबे टाइम लेगी है जो सीक्वेंसिंग पता करने में। क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंसिंग है सबसे लास्ट में खोजी गई थी। ठीक है, और वो जो काम है वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात है इसमें। उसके बाद ये एक NCERT व्यू है जिसके अंदर किसी भी ह्यूमन का जो किसी पार्टिकुलर सेल उसमें से इंजेक्ट की जाए, उसमें से निकाली जाती हैं और उसके बाद उसका जो क्रोमोसोम है वो लिया जाता है और उसके पास उस क्रोमोसोम के अंदर जो भी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं उनकी सीक्वेंसिंग है उनको कंप्यूटराइज्ड किया जाता है। तो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप से चलती है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो 1990 से 2003 तक कंप्लीट हुआ है। साइलेंट फीचर क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स
3164.7 मिलियन बेस पेयर। तो इतने सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते, 3 बिलियन बेस पेयर भी आप बोल सकते हो। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिज विद लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिज। तो एवरेज जीन है उसके अंदर 3-4 बेस पेयर मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है वो अब तक डायस्ट्रोफिन है, जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर देखने को मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन है वो 30,000 देखने को मिलते हैं, जो कि पहले जो एस्टिमेशन लगाया जाता था 80,000 से लेके 1,40,000 तक भी जीन माने जाते थे, अब वो लगभग 25 से 20 से 30,000 के बीच में लाई करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल 99% जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं वो लगभग सेम रहते हैं सभी लोगों में, 0.01% ही 0.1% ही जो थोड़ी बहुत वो डिसिमिलरिटी वेरिएशन देखने को मिलती है। फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। तो जो लगभग जो हमने जीन डिस्कवर किए गए हैं उनमें से 50% जो जीन है उनके फंक्शन अननोन है, अभी तक भी हम पता नहीं लगा पाए हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। केवल 2% ही जीनोम ऐसे हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। सारे तो प्रोटीन के लिए कोड भी नहीं करते हैं, हो सकता है वो कोड करते हो, हमने उनको डिस्कवर भी नहीं किया हो। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम है ज़्यादातर रिपीटेड सीक्वेंस का बना हुआ है, ये नहीं कि हर बार नई सीक्वेंस आए। बहुत बार जो सीक्वेंस है कि सीक्वेंस से रिपीट हो जाती हैं, जिनको वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी बोलेंगे, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। रिपीटेड सीक्वेंस स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000। तो हजारों की संख्या में भी कई बार तो रिपीटिशन देखने को मिल जाता है कि सेम ही सीक्वेंस का। थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, हालांकि ऐसा माना जाता है इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, लेकिन यदि हम दे सेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, लेकिन वो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में उनका रोल रहता है। डायनामिक होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं, और साथ में इवोल्यूशन में भी अपना रोल है वो प्ले करते हैं। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2968 है, और जो वाई है उसके पास सबसे कम जीन है, 231 जीन ही केवल उसके ऊपर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन, साइंटिस्ट ने ऐसे लगभग 14 लाख लोकेशन का पता लगाया है जहां पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस देखने को मिलता है। केवल एक डीएनए डिफरेंस का ही वहां पे डीएनए सिंगल बेस का ही डीएनए डिफरेंस है, SNPs बोलता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, प्रोनाउंस एज स्निप्स अकर इन ह्यूमन। तो काफ़ी ऐसी लोकेशंस हैं, 14 लाख लोकेशन ऐसी है जहाँ पे डीएनए लगभग जो सीक्वेंस सेम है, लेकिन एक बेस पेयर का वहाँ पे केवल डिफरेंट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही प्राप्त हुई हैं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेज हैं वो देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। विद होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी, तो उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे। वी कैन अप्रोच साइंस क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन मच ब्रॉडर स्केल। तो ह्यूल जीनोम सीक्वेंस से रिलेटेड और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से उनको ढूंढ सकते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम पता कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहता है। और साथ में कैन स्टडी ऑल जीन इन जीनोम, जीनोम के अंदर जितने भी जीन हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांसक्रिप्ट इन ए पार्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर। तो सारे के सारे जो mRNA वगैरह हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर टिश्यू के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी ट्यूमर जो कैंसरस सेल होती हैं उनकी वजह से जो बनता है उनको स्टडी किया जा सकता है। और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ए जीन्स एंड ए प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि कैसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स मतलब 10,000 की संख्या में जो जीन्स हैं और जो प्रोटीन्स हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जाल बना के रखते हैं पूरे शरीर के अंदर जो वर्किंग का है, और जिनको समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और फिर भी जो ऑर्केस्ट्रेट का मतलब है बिल्कुल एक अच्छे ढंग से ऑर्केस्ट्रा जैसे होता है, अलग अलग जो सर्कस के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, तो या फिर एक जो ऑर्केस्ट्रा, ये अलग अलग जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह होती हैं जो सारे मिलके एक
पार्टिकुलर जो भी संगीत देते हैं, नॉइज जो म्यूजिक देते हैं, तो इसी प्रकार से जो लाइफ है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ वो बनती है इतने सारी चीज़ों से, इतने सारे प्रोटीन से, वो हम समझ सकते हैं। लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, हम वो बायोलॉजिकल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी वगैरह है वो देने में मदद करते हैं। अनेबलिंग ए रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च, और हमको जो नई नई जो रिसर्च है, नए नए जो अनुसंधान है, नई नई जो खोज है, उनके प्रति नए नए अप्रोच, नए नए जो हमको मौके, हमको रास्ते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? दिस अनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर एक्सपर्टीज, इस जो काम में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के काम में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको बिल्कुल स्पेसिफिक, जो उनके फील्ड की काफ़ी सारी नॉलेज होती है। क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिकों की क्रिएटिविटी, उनका जो दिमाग है अलग अलग ढंग से काम करता है, वो भी जो क्रिएटिविटी है वो ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग फील्ड से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग फील्ड से, बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ से अलग अलग साइंटिस्टों की क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर से ही लोग साइंटिस्ट हों, प्राइवेट सेक्टर से भी, और पूरे वर्ल्ड वाइड से अलग अलग साइंटिस्टों की इसमें ज़रूरत रहती